हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 7 के नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे जो है अमोनिया। तो अमोनिया भी नाइट्रोजन का ही एक यौगिक है। इसको अल्प मात्रा में वायु और मिट्टी में प्राप्त किया जाता है मिट्टी से। तो ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के विघटन से प्राप्त होता है, यानी उनके टूटने से प्राप्त होता है। जिसमें भी नाइट्रोजन उपस्थित होता है उनको यदि हम टुकड़े करें या अपघटित करें तो उसके अपघटन के फलस्वरूप हमें अमोनिया प्राप्त होता है। तो अमोनिया की संरचना में इसके आपको पता है कि नाइट्रोजन है, उस पर दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन ये से संयोजक बंध बनाता है। तो तीन तो अपने साथ हाइड्रोजन जोड़ लेता हो, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर उपस्थित रहते हैं। इस कारण ये sp3 संकरण की स्थिति बनाता है और इनके बीच 101.7 डिग्री का कोणबंद कोण पाया जाता है। अब अमोनिया का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? तो पहले निर्माण की विधि है यूरिया के जल अपघटन से। यूरिया NH2CONH2 यूरिया का सूत्र होता है। तो इसके जल अपघटन का मतलब होता है जल की उपस्थिति में इसको विघटित करना, जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ बनते हैं। तो यहाँ पर पानी मिलाकर उसको अपघटित करने को ही जल अपघटित कहते हैं। तो यह जल है उसको मिलाया जाता है तो यह अमोनिया 2 मोल अमोनिया का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पर ये 2 मोल अमोनिया है, जो आगे लगता है वो मोल कहलाता है। जैसे NH3 के आगे 2 है तो 2 मोल, 3 होता तो 3 मोल, इस तरह। अब CO2 के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका 1 मोल है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है वो अलग हो जाती है। अब है सेकेंड अमोनियम लवणों की सारों से अभिक्रिया द्वारा। अमोनियम लवणों, अमोनिया तो कहते हैं NH3 को और अमोनियम कहते हैं NH4 को। अब NH4 के साथ Cl जुड़ता है तो उसको कहेंगे अमोनियम क्लोराइड। OH जुड़ता है तो उसको कह देंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह ईएम लगता है पॉजिटिव के आगे, ईएम यानी जो भी पॉजिटिव आयन वाले, और यहाँ पर N है ये पॉजिटिव के रूप में रहता है, प्लस के रूप में, इसलिए इसको अमोनियम पढ़ा जाता है। तो इस अमोनियम क्लोराइड है उसकी अभिक्रिया सार का मतलब है कोई NaOH CaOH कोई भी किसी प्रकार का KOH, ये सारे सार कहलाते हैं। तो इन सारकों में से अब जैसे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो OH समूह वाला कोई समूह हमने लिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसको हमने क्या किया, गर्म किया। यहाँ पर ये तीर का निशान ये हमेशा त्रिभुज के रूप में होता है, तो उसको कहा जाता है गर्म करना, उष्मा देना, ताप या अपघटन देना करना, इस तरह। तो यहाँ पर इसके फलस्वरूप अमोनिया का निर्माण होता है। NH3 जो हमें प्राप्त करना वो हो जाता है। अब जल है, नमक है या लवण जिसको कहते हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो हमें जो चीज़ प्राप्त करनी होती है वो चीज़ हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाती है, अमोनिया। या फिर यहाँ पर कोई दूसरा ले सकते हैं, NH4Cl की जगह NH4 2SO4। अब ये Cl है ये -1 के रूप में होता है, इसलिए एक की जुड़ा होता है, जबकि SO4 है इसकी आप देखोगे ऋणात्मकता -2 होती है। तो इस कारण इसके ऊपर क्या होता है, NH4 है उसको 2 के रूप में जोड़ा जाता है, 2 NH4 जुड़कर इसको आपस में संतुलित करते हैं। तो वो तो हम 9th क्लास से पढ़ते आए हैं, संतुलित करना। तो इसके आगे बात करते हैं हम हेबर प्रक्रम द्वारा। हेबर प्रक्रम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये व्यापारिक स्तर पर अमोनिया निर्माण की विधि है, ये डाई नाइट्रोजन से प्राप्त की जाती है। डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों को जब भी आपस में मिलाया जाता है किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक और सह उत्प्रेरक आयरन और मोलिब्डेनम इनकी उपस्थिति में मिलाया जाता है। और तापमान दिया जाता है 773 केल्विन और 200 से 900 ATM तक दाब दिया जाता है। तो ये दाब देने के बाद क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पास पास आ जाते हैं, पास पास आकर आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर लेते हैं, अमोनिया का, और ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी कारण ये ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको ऊष्मा सेपी उत्क्रम कहते हैं। और ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय भी होती है वापस भी, इससे हम क्या अमोनिया से नाइट्रोजन है इसको प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह यह अमोनिया निर्माण की प्रक्रिया। अब इसके लिए निर्माण के लिए क्या परिस्थितियाँ होनी चाहिए? तो इसके लिए परिस्थितियाँ 3 काम करती हैं। एक तो निम्नतम ताप, ये लास्ट आते लिए नियम के अनुसार होती है सारी। तो निम्न तापमान होना चाहिए, उच्च दाब होना चाहिए और उत्प्रेरक होना चाहिए। तीनों चीज़ें हमने लेकर इसमें प्राप्त की थी। तो इस प्रकार ये परिस्थितियाँ होती है।
अब यहाँ पर आप यदि इसकी परक्रम के निर्माण की प्रक्रिया देखोगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन ली जाती है और हाइड्रोजन, इनको एक नलिका के द्वारा गुजार कर देखोगे कि एक संपीडक, संपीडक का मतलब है किसी चीज़ को दबाना, संपीडित करना मतलब दबाना, दाब देना। तो यहाँ पर उच्च दाब दिया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, N2 और H2 आपस में पास पास होकर यहाँ से जब आगे गुजरते हैं तो क्या हो जाता है, NH3 में परिवर्तित हो जाते हैं। इनको फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति में और गुजारा जाता है, उत्प्रेरक मिलाए जाते हैं इनमें। तो यहाँ पर APMO ये सारे उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। इनके साथ साथ K2O और L2O3 इस प्रकार के ऑक्साइड भी साथ में मिलाए जाते हैं। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया को जल्दी करवाने का काम करते हैं। यहाँ से जो अभिक्रिया हो रही है वो धीमे धीमे हो रही, तो अब एक दिन में होने वाली अभिक्रिया हमें 1 घंटे में करवानी होती है, इसलिए ये सारी प्रक्रियाएँ मिलाई जाती। इस प्रकार मिलाने से क्या होता है, हमें 15 से 20% अमोनिया प्राप्त हो जाता है। अब ये 15 से 20% अमोनिया को संपीड़ित पाइप से गुजारते हैं। तो जब भी आपको पता है किसी चीज़ पर दबाव डाला जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, कण उसके पास पास आ जाते हैं। पास पास कण आने का मतलब है जो गैसीय अवस्था होती है वो किस में बदल जाती है, द्रव रूप में आ जाती है। तो यहाँ पर अमोनिया है वो किस रूप में आ गई, इस द्रव रूप में परिवर्तित हो गई। यहाँ द्रव अमोनिया इस पात्र में इकट्ठा कर लिया जाता है। अब ये सिर्फ 20% अमोनिया प्राप्त होता है, इसके अलावा जो 80% होता है उसको क्या कहा जाता है, N2 और H2 गैसीय रूप में होता है, तो उसको वापस इस नलिका द्वारा ऊपर भेज दिया जाता है, जहाँ से इसको एक पंप द्वारा धकेला जाता है आगे, और यह पंप वापस इसी संपीड़क के रूप में उत्प्रेरक की उपस्थिति में फिर यह प्रक्रम चलता है। जब तक पूरी तरह जो हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन ली उसको पूरी तरह अमोनिया में परिवर्तित नहीं कर लेते हैं, तब तक यह हेबर प्रक्रम चलता रहता है। इस प्रकार हमें अमोनिया का निर्माण हो जाता है। अब अमोनिया कैसा होता है, इसके गुणधर्म क्या है, तो अमोनिया रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है और इसके गलनांक क्वथनांक के अन्य गैसों की तुलना में अधिक होते हैं, क्योंकि द्रव रूप में भी थोड़ा थोड़ा होता है। और जो गैस होती है अमोनिया, ये जल में क्या होती है, विलेय होती है, और OH आयन बनने के कारण दुर्बल क्षारीय भी होती है। जिसके साथ भी OH जुड़ता है वो क्षारीय होता है, और जिसके पास साथ H जुड़ता है वो अम्लीय रूप में होती है। और यदि ऑक्सीकरण की बात करें तो O की मात्रा भी जिसके साथ होती है तो वो भी क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, लेकिन वो अधातु होने चाहिए, धातु अम्ल नहीं होते हैं, धातु अम्ल क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये प्रबल तथा दुर्बल अम्लों के साथ लवण मिला बनाती है। अब यहाँ पर हम HCl की बात करें, यदि अमोनिया के साथ HCl ले रहे तो HCl क्या है, प्रबल अम्ल है। तो HCl प्रबल अम्ल है, यहाँ लेते ही ये क्या बना रहा है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो ये अमोनियम क्लोराइड क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। कोई किसी प्रकार के दो या अधिक अम्ल है या सारक है, इस प्रकार के मिलकर जो पदार्थ या नए यौगिक बनाते हैं वो लवण कहलाते हैं अधिकतर। तो इस प्रकार हमें लवण का निर्माण हो जाता है। अब अमोनिया के जलीय विलयन है, जलीय विलयन को क्या करते हैं, हम लवणों से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड के रूप में अवशेपित हो जाता है। अवशेपित होने का मतलब है पेंदे के अंदर जम जाना। जैसे किसी परख नली में लेते हैं तो हम, या सामान्य रूप में बात करें तो नमक को हम पानी में घोलते हैं तो वो घुल जाता है, अवशेपित नहीं होता है। लेकिन यदि उसको केरोसिन में घोलते हैं तो वो घुलता नहीं है, पेंदे में जाकर बैठ जाता, जमने लग जाता है, उस जमे हुए को कहते हैं अवशेप। तो इस प्रकार ये अवशेपित हो जाता है। तो ये धातु लवणों के साथ जब भी अभिक्रिया का, धातु लवण का मतलब ZnSO4, तो यहाँ पर Zn क्या है, धातु है, इस कारण इसको धातु लवण कहा जाता है। तो ये धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा तो ये क्या करेगा, पेंदे में जम जाएगा। इसी प्रकार ये लुईस सारक की भांति कार्य करता। लुईस सारक की भांति कार्य करने का मतलब क्या है, लुईस सारक वही होते हैं जिसके ऊपर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन है वो 3 तो क्या करते हैं, अपने सहसंयोजक बंध बना लेता है। उसके अलावा अमोनिया में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, उसी के कारण उस इलेक्ट्रॉन इकाई युग्म में दान करने के कारण क्या होता है, उसकी उपस्थिति के कारण ही ये क्या करता है, लुईस सारक की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये संकुल यौगिकों का निर्माण भी करता है। जो अपने इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर उपस्थित होते हैं उनको यदि ये उपसह संयोजक बंध बनाता है किसी के साथ तो वो संकुल यौगिक कहलाते हैं। और इनकी धातुओं की पहचान करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जैसे इस प्रकार ये संकुल बनाया हुआ है तो ये संकुल इस प्रकार के यौगिक होते हैं, इनको कहते हैं संकुल, जो कोष्टक में लिखे जाते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक 9th में पढ़ेंगे हम उपसह संयोजक यौगिक, उसके अंदर
ये सारे प्रक्रम आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये रंगों के द्वारा पहचाना जाता है, रंग देखकर। जैसे कॉपर जो अधिकतर की नीले रंग का होता है, तो यहाँ पर ये गहरा नीला रंग उपस्थित करेगा, तो हम समझ लेंगे अमोनिया के साथ कॉपर है, धातु मिलाई हुई है। यदि रंगहीन है तो हम कहेंगे सिल्वर है। इस तरह इसकी पहचान करने के लिए धातुओं की पहचान में भी ये काम आता है। अब अमोनिया के उपयोग क्या है? तो पहला उपयोग तो ये फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, इस प्रकार के उर्वरक है या खाद है, उनके रूप में काम में लिया जाता है। दूसरा नाइट्रिक अम्ल है, उसका निर्माण भी करने में अमोनिया काम में लिया जाता है। यदि अमोनिया द्रव है तो द्रव रूप में है तो उसका उपयोग ठंडक उत्पन्न करने या प्रशीतक के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अलावा ये प्रयोगशाला में तो अभिकर्मक के रूप में काम आता ही है। अब है डाई नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो डाई नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, इनकी अनुनादी संरचना के लिए एक विशेष अलग रूप से ही हमें वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इनके साथ ये समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ केवल इनके वर्णन कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर पहले ऑक्साइड का मतलब है नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन के N2 के साथ क्या क्या जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन के साथ जो भी ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, अब कितने मोल है या कितने अणु जुड़े होते हैं ऑक्सीजन के, कितने परमाणु हैं, उस आधार पर इनके ऑक्साइड अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करें तो ये पहला है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। और यदि खाली NO होता तो उसको कहते हैं हम नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक। तो ये अस और इक, इसमें फर्क है। अस जिसमें ऑक्सीकरण संख्या कम होती है, यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर O है, O की -2 होती है, और N है 2 है, तो 2/2 बराबर क्या हो जाएगा -1, और उधर जाने पर क्या हो जाती है +1। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है +1। तो +1 वाला अस कहलाया। तो जो भी +1 से ज़्यादा होगा, +2 +3, तो उसके पीछे क्या लगता है इक लगता है। जैसे हम यहाँ बात करें NO की, इसको हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है वो -2 के रूप में होता है, यदि बराबर के उधर जाता है तो ये +2। तो उसकी तो +1 थी ऑक्सीजन संख्या, इसकी +2 है, इसलिए ये इक कहलाता है, वो अस कहलाता है, नाइट्रस कहलाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड कहलाता है। तो नाइट्रिक, इनके निर्माण की भी अलग अलग प्रकार से। ये भाई अमोनिया नाइट्रेट को गर्म करते हैं, ये अमोनियम नाइट्रेट है NH4NO3, इसके बारे में बता दिया। यदि NH4NO2 होता तो अमोनियम नाइट्राइट होता, वो नाइट्रेट नहीं कहते। तो ये नाइट्रेट है, इसको गर्म करते ही हमें किसका प्राप्त हो जाती है N2O की प्राप्ति हो जाती है। सेकंड बात करते हैं NO। तो NO क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, जो मैंने बता दिया, ये उदासीन प्रकृति की रंगीन गैस होती है। इसके निर्माण की बात करते हैं तो इसके विरचन में सोडियम नाइट्राइट, जो हमने पहले पढ़ा वो सोडियम नाइट्रेट था या अमोनियम नाइट्रेट था, यहाँ पर नाइट्राइट है। क्यों? क्योंकि इसके साथ NO2 ही जुड़ा हुआ है, NO3 नहीं है। 3 होता तो नाइट्रेट कहते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान अलग अलग रखने की बात है। तो इसकी जब हम फेरस सल्फेट के साथ उपस्थिति में इसको H2SO4 अम्ल के साथ जब गर्म करते हैं या मिलाते हैं, तो हमें क्या होता है, ये प्राप्त हो जाता है, NO प्राप्त हो जाता है। तो बाकी जो लवण बन रहे हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, जल है, ये सब अलग अलग जो पृथक हो जाते हैं। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस पर फोकस किया जाता है, उसके निर्माण की प्रक्रिया देखी जाती है। तो यहाँ पर हमें NO प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन का मतलब N कितने 2, इसलिए डाई नाइट्रोजन। ट्राई, ट्राई का मतलब 3, ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड। इस तरह डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन संख्या की बात करें तो O कितने 3, 3 दूनी -6, -6 है, और यहाँ पर N2 है तो /2, 6/2 -3, और बराबर में जाने पर +3, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है +3। ये तो ये नीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर NO2 की। तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ क्या है ऑक्सीजन 2 है तो डाई ऑक्साइड। ऑक्सीजन संख्या की बात करते हैं तो 2 दूनी 4, -4 है सीधे ही, और उधर जाने पर +4 हो जाते हैं। तो यहाँ पर +4 ऑक्सीकरण संख्या। यह अम्लीय प्रकृति की भूरे रंग की गैस है।
इसके निर्माण की बात करें तो ये लेड नाइट्रेट के साथ यदि हम 673 केल्विन पर इसको गर्म करते हैं तो हमें NO2 की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ट्राई मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, तो ऑक्सीजन 4 है तो टेट्रा ऑक्साइड। अब 4 दूनी 8 और N2 की बात करते हैं 2 वाले, तो 8/2 क्या हो जाता है -4, उधर जाने पर +4, इसलिए ऑक्सीजन संख्या कितनी +4। ये भी अम्लीय प्रकृति की गैस होती है। इसका निर्माण करने की प्रक्रिया है कि N2 को बंद नलिका में संघनन करें। संघनन करने का मतलब है उसको ठंडा करना थोड़ा सा। जैसे ही ठंडा करते हैं तो N2O4 का निर्माण हो जाता है। अब N2O5 टेट्रा के बाद पेंटा आता है तो डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो इसकी ऑक्सीजन संख्या की बात करें तो 5 दूनी 10 ये, और 2 का भाग दे दो 10/2 5, तो +5 ऑक्सीजन संख्या है। ये भी एक प्रकार का ठोस है, अम्लीय, रंगहीन। और इसको फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस का मतलब P2 और पेंटा का मतलब 5, ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड उसके साथ गर्म करते हैं। नाइट्रिक अम्ल को उपस्थिति में गर्म करते हैं। जब नाइट्रिक अम्ल को फास्फोरस के साथ गर्म करते हैं तो इस प्रकार गर्म करने पर हमें N2O5 प्राप्त हो जाता है और ये फास्फोरिक अम्ल अलग हो जाता है। तो इस तरह ये हमें अलग अलग प्रकार के सारे उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल की। नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला आप जानते ही हो। ये एक तो परबल अम्ल है, HCl है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, 3 परबल अम्ल होते हैं। इनके बारे में बहुत जानकारी होनी जरूरी है। तो यहाँ पर HNO3 क्या है, परबल नाइट्रिक अम्ल है। तो इसको निर्माण की विधि है ओस्टवाल विधि। ये व्यावसायिक उत्पादक है, यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इसका निर्माण किया जाता है तो वो ओस्टवाल विधि द्वारा किया जाता है। तो इस विधि में अमोनिया का उत्प्रेरक किए क्या करते हैं, ऑक्सीकरण किया जाता है। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन जोड़ी जाती है और इसके द्वारा क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण करने का मतलब है इसमें ऑक्सीजन जोड़ना। तो यहाँ नाइट्रिक अम्ल यानी NO का निर्माण होता है। अब NO का निर्माण हो गया, उसमें और ऑक्सीजन मिलाते हैं। तो और ऑक्सीजन मिलाते ही क्या होता है, जैसे NO प्राप्त हुई, अब इन के साथ हमने क्या किया, O2 प्लस, प्लस का मतलब और आधिक्य में, अधिकता में। जब और अधिक ऑक्सीजन मिलाई तो हमें NO2 प्राप्त हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को यदि हम जल में प्रवाहित करते हैं तब हमें प्राप्त होता है HNO3। ये HNO3 यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। ये नाइट्रिक अम्ल है वो लगभग 68% होता है, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के द्वारा निर्जलीकृत करते हैं, यानी जल बाहर निकालते हैं, तब हमें क्या मिलता है, 98% नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया विधि है ये। अब इसके भौतिक गुणों की बात करते हैं तो ये रंगहीन द्रव है। नाइट्रिक अम्ल क्या है, एक प्रकार का द्रव है, तेजाब। और गैसीय अवस्था में इसकी संरचना समतलीय होती है। शुरुआत में ये प्राप्त होता है तो गैसीय रूप में भी होता है, लेकिन उसकी संरचना है वो समतलीय होती है। ये संरचना के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। अलग अलग बंद क्रम है, बंद कोण है, सब अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं इसके अंदर। रासायनिक गुणों की बात करते हैं हम तो इसके जलीय विलयन में HNO3 क्या होता है, जलीय विलयन का मतलब पानी के साथ घोलते हैं तो तब ये एक परबल अम्लीय के रूप में होता है, परबल अम्ल की तरह कार्य करता है। और ये हाइड्रोनियम आयन पॉजिटिव और नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, इस प्रकार 2 आयनों में यह अलग अलग हो जाता है। इस तरह नाइट्रिक अम्ल गोल्ड और प्लेटिनम के साथ किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये धात्विक नाइट्रेट बनाते हैं अन्य धातुओं के साथ हो, लेकिन इस पर क्या होता है, ऑक्साइड की परत जमी होती है, इसलिए इनके साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखा, कॉपर के साथ ये अभिक्रिया करके NO2 H2O और कॉपर नाइट्रेट का निर्माण कर लेता है। तनु नाइट्रिक, तनु का मतलब होता है पतला, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। तो ये आप सांद्रता पर निर्भर करता है, जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ तनु नाइट्रिक अम्ल यानी थोड़ा सी मात्रा वाला नाइट्रिक अम्ल यदि हम अधातुओं से अभिक्रिया करवाते हैं तो वो किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करवाएगा। किसी गैसों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो नहीं करवाता है। और ये क्रोमियम है, एल्यूमिनियम है, इनके साथ अभिक्रिया बिल्कुल ही नहीं करता है, क्योंकि इन पर ऑक्साइड की परत होती है,
तो ये परत क्या कर देती है, इनका बचाव कर देती है, उससे अभिक्रिया करने ही नहीं देती है। जैसे किसी पर रंग कर देते हैं लोहे पर और हम हाथ लगाते तो वो करंट है, विद्युत का चालन नहीं करता है, क्योंकि वो रंग है ऊपर परत बना लेता है, तो वो लोहे से करंट को प्रवाहित नहीं होने देता है। इसी प्रकार इस पर ऑक्साइड की परत होती है, तो वो क्या करती है, इसको उसके संपर्क में आने से बचाती है, तो अभिक्रिया नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर कार्बन क्या है, अधातु है, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसकी भूरी वलय परीक्षण के बारे में बात करें तो ये एक प्रयोगशाला के रूप में काम आती है। जब आप प्रैक्टिकल के बारे में बात करोगे तब ये आपके काम आएगी पहचान करने में। नाइट्रेट युक्त जो जलीय विलीन होता है उसमें ताज़ा फेरस सल्फेट मिलाते हैं हम, और धीरे धीरे करके एक एक बूंद परक नली की दीवार के सारे धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके H2SO4 मिलाते हैं, तब यह अम्ल उसके साथ मिलकर नाइट्रेट आयन बनाता है। यह नाइट्रेट अम्ल दोनों सतह पर जहाँ मिलता है वहाँ पर एक रिंग बना लेता है इस तरह परक नली के अंदर, तो ये भूरी वलय बन जाती है। एक तरह की वलय का मतलब होता है रिंग। तो यहाँ पर ये भूरी परत दिखेगी हमें, उससे पहचान लेते हैं कि यहाँ इसमें नाइट्रिक अम्ल उपस्थिति है या नाइट्रोजन की उपस्थिति है। अब ये नाइट्रिक अम्ल के उपयोग क्या है, तो पहला उपयोग खाद के रूप में काम आता है, विस्फोटकों के रूप में पटाखे वगैरह बनाते हैं उसमें काम आता है, रॉकेट ईंधनों के रूप में काम आता है, क्योंकि ये ऊर्जा उत्पादन करता है, तो रॉकेट को नीचे की ओर ऊर्जा धकेलता है, तो रॉकेट ऊपर की ओर क्या करती है, ऑक्सीकारक के रूप में होकर ऊपर की ओर उड़ान भरने के लिए कार्य करती है। स्टील के अम्ल उपचार में जो स्टील वगैरह स्टील निर्माण की जो फैक्ट्रियाँ होती है वहाँ पर इनको अम्ल उपचार करने में, या कहीं जंग वगैरह लगे होते हैं तो उसको तेजाब से हटाने में इस प्रकार इनका उपयोग किया जाता है। तो ये आपके लिए था अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है फास्फोरस, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे।